तो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे पाँचवीं अनुसूची से लेके तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम माधव मिश्रा। एज वी ऑल नो दैट कि हम लोगों ने कल फर्स्ट जो है ना अनुसूची के पहले 4 अनुसूचियों को देख लिया था, जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। आज जो हम लोग वीडियो में शुरू करेंगे वो होगी आपकी अनुसूची नंबर 5 से लेकर अनुसूची नंबर 8 तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग 9, 10, 11, 12 और इस तरीके से वीडियो को एंड कर देंगे और इस सीरीज को एंड कर देंगे। तो देखो, हम लोगों ने 4 तक पढ़ लिया था। अनुसूची 1 में हम लोग थोड़ा सा अगर इसका रिवाइज करें तो अनुसूची 1 में क्या दिया था भाई? तो अनुसूची 1 में इन्होंने दिया था, अनुसूची 1 में इन्होंने क्या दिया था? 28 स्टेट प्लस 8 यूटी। इसका मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या? इनके नेम, इनका एरिया, इनकी टेरिटरी। इनका नेम, इनका एरिया और इनकी टेरिटरी। ओके। दूसरे पे इन्होंने क्या दिया था? दूसरी अनुसूची पे, तो सेकंड स्केड्यूल पे इन्होंने क्या दिया था भाई? बता सकता है कोई? तो सेकंड स्केड्यूल पे इन्होंने जो बात की थी वो वेतन, भत्ते और पेंशन, वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की थी। अच्छा, पेंशन किसके लिए बात थी? तो पेंशन और जो वेतन भत्ते जो थे वो किसके लिए? संसद के पदाधिकारी। किसके लिए? संसद के पदाधिकारी। कौन कौन होते हैं संसद के पदाधिकारी? तो जैसे अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव होता है, महासचिव होता है, ये सभी जो है ये संसद के पदाधिकारी होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि गृह सचिव, तो गृह सचिव तो आईएएस अधिकारी है, एक आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर रैंक, आईएएस रैंक का ऑफिसर होता है, तो वो इसमें नहीं आता है, वो संसद के पदाधिकारियों में नहीं आता, बल्कि वो जो है वो प्रशासन के पदाधिकारियों में आता है, वो प्रशासनिक अधिकारी हो जाता है। तीसरी अनुसूची जो हम लोगों ने देखी थी वो क्या देखी थी? ओ सॉरी, मैं गलत, हाँ, तीसरी हम लोगों ने देखी थी शपथ। तीसरी क्या देखी थी? शपथ। शपथ में देखो क्या होता है, शपथ किसके लिए? तो इन्हीं लोगों की शपथ के लिए, संसद के पदाधिकारियों की शपथ के लिए। देखो अनुसूची में कितना बढ़िया किया गया है। पहले में स्टेट एंड यूटीज दे दी, दूसरे में वेतन, भत्ते और पेंशन पहले दे दी और तब शपथ की बात की गई। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा है, पहले पैसे देने की बात करता है, उसके बाद काम धंधे की बात करता है। ओके। इसके बाद चौथा जो था वो क्या था? राज्यसभा में सीटें। क्या था? राज्यसभा में सीटें। किसमें? मैंने बताया था कि मैक्सिमम सीट किस में है? तो मैक्सिमम सीट आपकी यूपी में है। राज्यसभा की मैक्सिमम सीट्स कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। मिनिमम बहुत जगह पे है। ठीक है, मिनिमम बहुत जगह पे है, तो मिनिमम का क्वेश्चन ना के बराबर बनता है, लेकिन मैक्सिमम का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हमने इतना कुछ काम कर लिया था कल। आज जो हम लोग अब बात करेंगे, ये जो आज बात करेंगे, आज बात होगी हम लोगों की पाँचवीं अनुसूची। किस पे बात होगी? पाँचवीं अनुसूची पे। देखो, जब हम लोग पाँचवीं अनुसूची की बात करते हैं, इसको जरा बिगाड़ लें, उसके बाद हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। देखो, अब हम लोग बात करेंगे पाँचवीं अनुसूची पे। तो जब भी हम लोग पाँचवीं अनुसूची की तरफ बढ़ेंगे तो हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो भाई, पाँचवीं अनुसूची में क्या पता होना चाहिए? देखो, पहली चीज, जो पाँचवीं अनुसूची है ना, ये एससी और एसटी प्रशासन से संबंधित है। कौन कौन? दोनों, पाँचवीं और छठवीं। तो ये दोनों अनुसूचियां जो हैं ये एससी और एसटी प्रशासन से संबंधित हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एरिया जिसमें क्या हो भाई? वो एरिया जिसमें एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल कास्ट, ओके, या फिर एसटी यानी कि ट्राइब्स। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जातियां, और एसटी मतलब अनुसूचित जनजातियां। तो जिस एरिया में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो ये जो है ये ऑल इंडिया की बात करता है। ऑल इंडिया मतलब भारत में कहीं भी। तो पाँचवीं अनुसूची जो है ना, 5th स्केड्यूल, ये बोलती है कि ऐसा एरिया जिसमें एससी और एसटी लोग रहते हों और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रूल्स बनाए जा सकते हैं, राज्यपाल क्या क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उस जगह पे क्या क्या कर सकता है, राज्यपाल का कौन सा नियम एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रावधान के लिए लागू हो सकता है। और ये ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ एससी एसटी होंगे उसके लिए 5th स्केड्यूल कानूनों की बात करती है। तो 5th स्केड्यूल क्या है भाई? दोबारा से
फिफ्थ स्केड्यूल क्या है दोबारा से देखते हैं। तो 5वीं अनुसूची की हम लोग बात करेंगे तो 5वीं और 6वीं दोनों आपको पता होनी चाहिए कि दोनों अनुसूचियाँ जो हैं यानी कि दोनों स्केड्यूल हैं वो दोनों किस पे डिपेंड करती हैं। तो देखो फिफ्थ स्केड्यूल, सबसे पहले किसको देखेंगे, फिफ्थ स्केड्यूल 5वीं अनुसूची को। इसको देखने के लिए हमें दो चीज़ें, पहली चीज़ भाई क्या थी, पहली चीज़ ये थी कि जहाँ कहीं SC लोग रह रहे हैं और जहाँ कहीं ST। SC मतलब अनुसूचित जाति, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अनुसूचित जाति, और ST को क्या बोलेंगे, अनुसूचित जनजाति। क्या बोलेंगे, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम क्या है, ट्राइब। क्या नाम है, ट्राइब। देखो अनुसूचित जातियां क्या होती हैं भाई, जो जातियां बहुत सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई हैं इनको हम लोग अनुसूचित जातियां बोलते हैं। और जनजाति जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, मतलब जिनको अभी भी वो समाज में बराबर स्थान नहीं मिला है, उनको SC और ST की कैटेगरी में रखा जाता है। तो 5वीं अनुसूची इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इनके प्रशासन के लिए, किसके लिए, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रावधान करती है। क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रावधान। और 5वीं अनुसूची में ही लिखा जाता है कि SC और ST के लिए क्या क्या नियम बनाए जाएंगे। ये नियम राज्यपाल बना सकता है, और ये राज्य की विधान सभा बना सकती है, विधान परिषद। तो ये जितने भी कानून है ये 5वीं अनुसूची में लिखे जाते हैं। तो 5वीं अनुसूची का मतलब पूरे भारत में, किसमें, पूरे भारत में, पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में SC और ST एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे भारत में SC और ST का एडमिनिस्ट्रेशन। 5वीं अनुसूची बोलती है कि पूरे भारत में भैया जहाँ कहीं अनुसूचित जातियाँ हैं, जहाँ कहीं अनुसूचित जनजातियाँ, उसके लिए अगर हमें प्रावधान बनाने पड़ेंगे या राज्यपाल उनके लिए कोई प्रावधान करेगा तो ये सारे प्रावधान आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये 5वीं अनुसूची में लिखने पड़ेंगे। ये बात जो है ये पूरे भारत के लिए लागू होती है। बात समझ में आई। अब हम लोग बढ़ेंगे 6वीं अनुसूची के बारे में। देखो एक कहानी शुरू करते हैं। कहानी ये है कि जब पूरे भारत में इसके लिए सब कुछ होने लगा, अनुसूचियों के बारे में चर्चा होने लगी और बढ़िया लोग काम करने लगे, ठीक है, अनुसूचियाँ चलने लगी, काम होने लगे, लोग जो है SC ST को धीरे धीरे उनके लिए प्रशासन अच्छा होने लगा। तो दिक्कत ये हो गई कि कुछ एरियाज़ थे भारत में, क्या थे, कुछ एरियाज़ थे जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि कुछ एरियाज़ थे जिनको आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हो। इनमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या था, बहुत बड़ी मात्रा में इनमें SC और ST लोग रहते थे, आज भी रहते हैं। तो इनमें क्या था कि इनके लिए कुछ हमें स्पेशली प्रावधान करने पड़े, इन राज्यों के लिए हमें कुछ स्पेशली प्रावधान करने पड़े। अच्छा, ये राज्य जो है ये पहले सह राज्य अधिराज्य ने बहुत बड़ा मतलब ड्रामा टाइप का रहा। इसका बोल सकते हैं कि भैया ये राज्य जो थे शुरुआत में इनका कोई अस्तित्व नहीं था, और अस्तित्व था भी तो बहुत छोटा था, लेकिन बाद में जब पता किया गया तो इनमें SC और ST बहुत ज़्यादा थे। तो इनके लिए हमें अलग से एक अनुसूची में नियम बनाने पड़े, जिसमें A की जगह पे आता है आसाम। क्या आता है, आसाम, ठीक है। M की जगह पे आता है मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा। T की जगह पे क्या आता है, त्रिपुरा। और दूसरे M की जगह पे आता है मिजोरम। तो इतने चार, कौन कौन, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनके एरियाज़ में अगर आपको SC या ST एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको 6th स्केड्यूल में जाना पड़ेगा। यानी कि इन 4 राज्यों के लिए जो विशेष उपबंध हैं, SC ST एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो विशेष उपबंध हैं वो इन 4 राज्यों के लिए जो है वो 6वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। 6वीं अनुसूची कौन कौन से आते हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। या तो इसको आप ऐसे याद कर लो या इसको आप याद कर सकते हो ATM। ATM मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। या सबसे अच्छा तरीका क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी ट्रिक क्या होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। तो AMTM से आप याद कर सकते हो कि भैया 6th स्केड्यूल 6वीं अनुसूची में जो है वो 4 राज्यों के प्रशासन की बात बोली गई है, और उन 4 राज्यों में कौन कौन आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। बात समझ में आई। तो 5वीं अनुसूची में क्या था, 5वीं अनुसूची में भी SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई थी, और 6वीं अनुसूची में भी SC ST एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई। लेकिन 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची से अलग कैसे है, तो 5वीं अनुसूची में बात यह है कि 5वीं अनुसूची ऑल इंडिया की बात करती है। ये बोलती है कि भैया भारत में कोई भी हो,
भारत में कोई भी राज्य अगर उसको SC ST प्रावधान करना है तो उसको 5वीं अनुसूची के कानून देखने पड़ेंगे, या 5वीं अनुसूची में कानून बनाने पड़ेंगे, या 5वीं अनुसूची में इंक्लूडेड कानूनों को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके अलावा ये 4 राज्य कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इन 4 राज्यों के लिए अगर किसी को SC और ST के लिए प्रशासन के लिए कानून बनाने पड़ेंगे तो उसको 6वीं अनुसूची यानी 6th शेड्यूल को देखना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो देखो 5वीं और 6वीं दोनों अनुसूचियाँ किससे संबंधित हैं? दोनों अनुसूची यानी दोनों शेड्यूल्स रिलेटेड हैं किससे? तो ये दोनों SC और ST से हैं। 5वीं और 6वीं जो है वो किससे रिलेटेड है? SC और ST से। देखो भाई, इसको हम लोग डिवाइड कर लें, पेज को टेढ़ा हो गया, इसको सही से करते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा 5th शेड्यूल, ठीक, यहाँ हमने लिखा 6th शेड्यूल। ओके, 5वीं अनुसूची जो क्या है वो SC और ST के किसकी बात करती है? एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है। SC और ST के प्रशासन की बात करती है। और 6वीं जो अनुसूची है वो भी SC और ST के प्रशासन की बात करती है। बात समझ में आई? 5वीं अनुसूची जो है ये बात करती है ऑल इंडिया, किसकी? ऑल इंडिया, पूरे भारत की। लेकिन 6वीं अनुसूची जो है वो कितने राज्यों की? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। A फॉर असम, ओके, M फॉर मेघालय, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, इसके बाद M फॉर मिजोरम। इनके अलावा कोई भी राज्य जो है वो 6वीं अनुसूची में नहीं आता है। जबकि 5वीं अनुसूची में ऑल इंडिया के अगर आप SC ST एडमिनिस्ट्रेशन की बात करोगे तो आपको 6वीं अनुसूची में जाना पड़ेगा, 5वीं अनुसूची में जाना पड़ेगा। जबकि 6वीं अनुसूची में आपको क्या करना है कि अगर आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के SC ST एरियाज़ के लिए कानून बनाने हैं तो आपको 6वीं शेड्यूल यानी कि 6th शेड्यूल में जाना ही जाना पड़ेगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो देखो नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ेंगे वो किस पे बढ़ेंगे? नेक्स्ट हम लोग किस पे बढ़ेंगे? तो 5वीं हो गई, 6वीं हो गई। अब दूसरा आता है 7वीं अनुसूची। क्या आता है? 7वीं अनुसूची। इसमें जो अनुसूची का नाम है वो है केंद्र और राज्यों में शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्यों में शक्ति का बंटवारा, ठीक है, केंद्र और राज्यों में शक्ति का बंटवारा। डिवीज़न ऑफ पावर अमॉन्ग स्टेट एंड सेंटर। देखो भाई 7th शेड्यूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ओके, इसमें आएगा कि भैया कौन सा संघ सूची में है, कौन सा राज्य सूची में, और कौन सा समवर्ती सूची में, यानी कौन सा सेंट्रल लिस्ट में है, कौन सा स्टेट लिस्ट में है, और कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में है। ओके, तो जो 7वीं अनुसूची है ये बोलता है ऐसे कानून। अब भाई कानून तो होते हैं, कानूनों पे या तो संघ यानी कि भारत सरकार कानून बनाती है, या राज्य बनाता है, या दोनों बनाते हैं। क्या बनाता है? या फिर दोनों बनाते हैं, ठीक है। तो या तो सेंटर कानून बनाता है, या स्टेट बनाता है, या दोनों बनाते हैं। जनरली दोनों वाला पोर्शन ज़्यादा रहता है, दोनों ही ज़्यादा बनाते हैं, या फिर संघ ज़्यादा बनाता है, राज्य बहुत कम कानून बनाता है किसी भी चीज़ पे। तो इन सबको डिवाइड करने के लिए, इन सबको बताने के लिए कि भैया कौन सा कानून हमें कहाँ रखना है, किसका अधिकार क्षेत्र क्या है, कौन किसके अधीन काम करेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, ये सभी बातें 7th शेड्यूल में बोली गई हैं। ओके, और 7th शेड्यूल में इन्होंने 3 लिस्ट बनाई हैं। कितनी लिस्ट बनाई है? 3। हालांकि 4 लिस्ट है, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं। ओके, टोटल 4 लिस्ट बनाई गई हैं। 3 कौन कौन सी हैं? 3 मेन है। तो पहला है यूनियन लिस्ट। क्या है? यूनियन लिस्ट, या इसी को बोलो सेंट्रल लिस्ट। दूसरी है स्टेट लिस्ट। दूसरी क्या है? स्टेट लिस्ट। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। और इसके बाद एक और है एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट। अब देखो ये क्या है, यूनियन लिस्ट में ऐसे कानून हैं जिन पर कानून कौन बनाएगा? जिन पर कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाएगा? सेंटर। ओके, एक सेकेंड, जिन पे कानून कौन बना सकता है भाई? तो यूनियन लिस्ट में ऐसे कानून है जिन पर कानून कौन बनाएगा? जिन पर लॉस कौन बनाएगा? जिन पर कानून कौन बनाएगा? तो ये बनाएगा सेंटर। कौन बनाएगा? सेंटर। सेंट्रल का मतलब केंद्र सरकार।
सेंट्रल का मतलब केंद्र सरकार, ओके। जबकि स्टेट लिस्ट में कानून कौन बनाएगा, तो स्टेट लिस्ट में जितने भी कानून है ये बनाएगी राज्य सरकार। क्या बनाएगी, कौन बनाएगा, राज्य सरकार। और कॉन्करेंट में कौन बनाएंगे, दोनों कानून कौन बनाएंगे, दोनों। और अवशिष्ट में कौन बनाएगा, केंद्र। भाई ये तो समझ में आता है कि यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य यानी स्टेट लिस्ट में बनाती है, कॉन्करेंट में दोनों बनाते हैं। एक्स्ट्रा यानी कि अवशिष्ट में फिर केंद्र का मतलब क्या है। देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था और जब भारत में संविधान बना था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो उस टाइम पे प्रेजेंट थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी। जब बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी और बाद में उनका इन्वेंशन हुआ, यानी कि बाद में वो जोड़ी गई, तो उन पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको एक्स्ट्रा पेज में लिखा गया। तो वो सारे के सारे जो एक्स्ट्रा पेज हैं वो किस में आते हैं, अवशिष्ट में आते हैं। जैसे कि इनमें आता है इंटरनेट। क्या आता है, इंटरनेट। तो इंटरनेट पर सारे कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है। दूसरा आता है एटॉमिक एनर्जी। क्या आता है, एटॉमिक एनर्जी। तो भैया उस टाइम पे नहीं थी लेकिन बाद में है। तो ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा यानी कि अवशिष्ट सूची में रखी गई हैं। बात समझ में आई। यूनियन लिस्ट में टोटल कितने लोग कानून बनाएंगे, तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा, राज्य सरकार। कॉन्करेंट में दोनों, और एक्स्ट्रा में केंद्र सरकार। एक्स्ट्रा में क्या है, जो उस टाइम पे प्रेजेंट चीज़ें नहीं थी उसको यहाँ पे डाला गया है, उसको यहाँ पे रखा गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात जो आती है वो बात ये है कि भैया जब ये संविधान जो था उस टाइम पे किसमें कितने विषय थे और कौन कौन से विषय थे, और आज इसमें कितने विषय हैं और कौन कौन से विषय हैं, ठीक है। उसमें कितने विषय थे और आज इसमें कितने विषय हैं, इस चीज़ पे हमें चर्चा करनी है। देखो इसमें देखो लिखा है, जो यूनियन लिस्ट है उसमें 100 विषय हैं। कितने विषय हैं, 100 विषय का मतलब क्या होता है भैया, ऐसी चीज़ें जो केवल जिस पर कानून कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो इसकी बात करें, इसकी चर्चा करें सेंट्रल गवर्नमेंट वाली। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंट्रल यानी यूनियन लिस्ट। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे 100 विषय हैं जिन पर कानून कौन बना सकता है, केवल केंद्र सरकार। इसमें पहला आता है बैंक। तो जितने भी बैंकिंग लॉज हैं वो कौन बनाता है, केंद्र सरकार। डिफेंस किस में आता है, केंद्र सरकार में आता है। और भाई आप क्या बताएंगे, डिफेंस के अलावा बैंक आ गई, डिफेंस आ गया, और क्या होगा, इसके बाद आएगा, आप बोल सकते हो करेंसी, मुद्रा। तो मुद्रा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। उससे ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद और क्या, रेलवे। तो रेलवे पूरा किसका डिपार्टमेंट है, तो रेलवे डिपार्टमेंट यूनियन का है, ठीक है। सिविल एविएशन, ठीक है, यानी कि उड़ान, हवाई जहाज वाला। तो ये सारा किसका है, ये भी यूनियन लिस्ट में आता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर कानून कौन बना सकता है, केवल केंद्र सरकार बना सकती है, ठीक है। उन्हें हम लोग किस में रखते हैं, यूनियन लिस्ट में रखते हैं, ओके। तो जिन पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है उन्हें हम लोग किस पे रखते हैं, यूनियन लिस्ट में रखते हैं। जिसमें जैसे कि आता है बैंक का मतलब जितनी भी बैंक हैं, क्या उनको कोई स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, नहीं, ठीक है। क्या उसको कोई स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, नहीं, ओके। कौन ऑपरेट करता है भाई, कौन ऑपरेट करता है, तो इसको ऑपरेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंक की कोई भी पॉलिसी कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। डिफेंस की कोई भी पॉलिसी कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है। करेंसी मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। रेलवे का पूरा काम सेंट्रल गवर्नमेंट, सिविल एविएशन का पूरा काम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आपको इजीली पता चल जाएगी कि कौन चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ओके। ऐसे जितने सब्जेक्ट हैं तो ऐसे कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं, 100। कितने सब्जेक्ट हैं, 100, यानी कि 100 सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट हैं। तो यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 100। उनमें टॉप कोर कौन सा है, तो कोर है इसमें बैंक है, डिफेंस, करेंसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी है, रेलवे है, सिविल एविएशन एक्सेट्रा। तो ऐसे 100 विषय हैं जिन पर कानून केवल और केवल केंद्र सरकार बनाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आती है स्टेट लिस्ट। क्या आती है, स्टेट लिस्ट भाई देखो क्या है, स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पे कानून केवल और केवल स्टेट बनाता है, ओके।
स्टेट लिस्ट क्या होती है? जिस पे कानून को केवल और केवल कौन बनाता है? स्टेट। स्टेट लिस्ट में कानून कौन बनाएगा? स्टेट। अब इसमें सबसे पहला आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा का टोटल कानून कौन बनाता है? स्टेट बनाता है। टोटल स्टेट का काम है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये पूरा काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। और बताओ भाई क्या हो सकता है? और बताओ क्या हो सकता है? और बताओ क्या हो सकता है? इसके बाद आता है, आपने बहुत सुना होगा, पुलिस। क्या आता है? पुलिस। भाई पुलिस के कानून जो हैं, जैसे यूपी पुलिस है, ठीक है, जो गाड़ी पलटा देती है, ठीक है, यूपी पुलिस एकदम खतरनाक मूड में रहती है हमेशा, तो यूपी पुलिस बढ़िया काम कर रही है इस टाइम पे, एकदम मस्त, ठीक है। तो जैसे यूपी पुलिस है, तो यूपी पुलिस के सारे जो भी कानून है वो कौन बनाएगा? वो यूपी गवर्नमेंट बनाएगी। क्या बनाएगी? वो यूपी गवर्नमेंट बनाएगी, और कोई थोड़ी बनाएगा। तो यूपी गवर्नमेंट जब इसके कानून बनाएगी तो ये किस में आएगा? ये स्टेट लिस्ट में आएगा। एमपी पुलिस किस में आएगा? वो भी स्टेट लिस्ट में आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आता है भाई? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक हिस्सा ग्राम सभा होती है, ओके। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस में आता है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका स्टेट लिस्ट में ही आता है। इसको तहसीलदार या उससे बड़े अधिकारी ही इसमें क्या होते हैं? ऑफिसर्स होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और आप बताओ, तो लोक स्वास्थ्य का मतलब मेडिकल, ठीक है, लेकिन मेडिकल जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, ओके। मेडिकल का अपना अलग अलग सिस्टम है, मेडिकल का अपना अलग अलग सिस्टम है। तो अगर हम लोग स्टेट लिस्ट की बात करते हैं ना, तो स्टेट लिस्ट में होता क्या है कि जब हम लोग बात करेंगे तो देखो, पहली चीज़ क्या आती है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये टोटल स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। दूसरा आता है यूपी गवर्नमेंट की, जैसे यूपी पुलिस है, एमपी पुलिस, यानी पुलिस विभाग जो भी है वो सब किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। इसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट, ओके, जैसे कि सरकारी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, ये सब होते हैं ना, तो ये सभी सब मोहल्ला क्लिनिक, ये सभी स्टेट लिस्ट में आते हैं। किस में आते हैं? स्टेट लिस्ट। और स्टेट लिस्ट में आने की वजह से तो टोटल अभी तक जो स्टेट लिस्ट में विषय हैं वो कितने हैं भाई? तो स्टेट लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं, जो अगर हम लोग स्टेट लिस्ट की बात करें तो देखो, ओह माय गॉड हैंग्ड, ओके। तो स्टेट लिस्ट में कितने हैं भाई? 61 विषय अभी तक दिए गए हैं। कितने? देखो, पहले 66 थे, लेकिन कुछ विषयों को हटाकर किस में डाल दिया गया है? समवर्ती सूची में डाल दिया है, इसीलिए 47 से 52 हो गए, और यहाँ पे 66 से 61 हो गए। तो अभी यहाँ पे कितने हैं? 61 विषय हैं। कितने हैं? 61 विषय, ठीक है। इन पे हमेशा कानून कौन बनाता है? तो 61 विषयों पर कानून कौन बनाता है? 61 विषयों पर कानून जो है वो राज्य बनाता है। कौन बनाता है भाई? 61 कानूनों पर विषय जो है वो राज्य बनाता है। कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। तो टोटल अगर हम इनमें सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये कितने हैं? 61 सब्जेक्ट्स हैं। 61 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें आते हैं। किस में आते हैं भाई? स्टेट लिस्ट में। पहले कितने थे? 66 थे, बाद में 5 कहाँ ट्रांसफ़र हो गए? तो कॉन्करेंट लिस्ट में 5 को ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में 5 को क्या कर दिया गया? ट्रांसफ़र कर दिया गया, और करंटली इसमें जो है वो 61 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है, ओके। बात समझ में आई? तो यहाँ तक हमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब जो तीसरी एंड इम्पॉर्टेंट लिस्ट आती है वो आती है कॉन्करेंट, यानी कि समवर्ती सूची। देखो, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? ये किस बला का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट? देखो, जब भी हम बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट की, समवर्ती सूची की, तो जब समवर्ती सूची की जब बात होगी तो हमें 2-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है? तो समवर्ती सूची में कानून जो है वो राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। बट किसका कानून प्रभावी होगा, इफेक्टिव? मान लो कोई एक है, मान लो कोई एक एरिया है या कोई एक विषय है, जैसे कि एक हमने विषय ले लिया, एक कोई माना एक कोई फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो किस में आता है? कॉन्करेंट में आता है। इस पर राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। इस पर राज्य ने कानून बनाया, यानी कि स्टेट ने कानून बनाया कि हम इसके 6 एकड़ को कम करेंगे,
हम इसके 6 एकड़ को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। जबकि केंद्र ने कानून बनाया है कि हम इसके 5 एकड़ को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो इफेक्टिव कानून होगा वो किसका काम करेगा, सेंटर का। तो हमेशा याद रखना कि समवर्ती सूची में अगर दो कानून आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो हमेशा कौन जीतेगा, जो ज़्यादा पावरफुल, और पावरफुल कौन होता है, सेंटर। तो सेंटर हमेशा जीतेगा, यानी केंद्र सरकार हमेशा जीतेगी। तो आपको याद ये रखना है कि समवर्ती सूची में भले ही कानून दोनों बना सकते हैं, लेकिन कानून माना किसका जाता है, तो कानून हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाता है। अगर एक ही चीज़ पे दो कानून, दो अलग अलग कानून बन गए हैं, दो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोध में कानून बन गए हैं, तो वो सभी कानून क्या है, किसके माने जाएंगे, तो समवर्ती सूची में कानून जो है वो किसके माने जाएंगे, तो वो माने जाएंगे सेंट्रल के। किसके माने जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कानूनों को हम लोग मानेंगे सेंटर। तो सेंटर के कानूनों को हम लोग ज़्यादा मानेंगे, ओके। केंद्र के कानूनों को जो है वो माना जाएगा। ये बात आपको याद रखने वाली है कि किसके कानूनों को माना जाएगा, तो पहले केंद्र के कानूनों को माना जाएगा। कब, जब अपोजिशन की बात आ जाए। किसके बात आ जाए, अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब जब सेंटर और स्टेट आपस में क्या आ जाएं, अपोजिशन में आ जाएं, तो बात किसकी मानी जाएगी, तो यहाँ सेंटर जीत जाएगा। और ऐसे टोटल पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, पहले कितने थे, 47 सब्जेक्ट्स थे, बट करंटली ये 52 सब्जेक्ट हैं। तो अभी कितने सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं। पहले कितने थे, तो पहले थे 47, अभी कितने हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं। 52 सब्जेक्ट्स में क्या आता है, एक फॉरेस्ट आता है। क्या आता है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पे कानून जो है वो कौन बना सकता है, दोनों बना। दूसरा आता है एजुकेशन। एजुकेशन पे कानून कौन बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वो NCERT के थ्रू होता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या होता है, SCERT की किताबें चलती हैं। तो हम लोग मान सकते हैं कि हाँ NCERT और SCERT, लेकिन सही ज़्यादा कौन माना जाएगा, NCERT। अगर कुछ बात लिखी है तो उसमें NCERT को ज़्यादा सही ठहराया जाता है। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी समवर्ती सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। और यहीं से हमें एक बात पता चलती है। एक बार क्वेश्चन आया था, शायद किसी एग्ज़ाम में स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन वो ये था, क्वेश्चन में उसने लिखा था कि समवर्ती सूची से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो समवर्ती सूची से हमें पता चलता है कि संविधान कैसा है, एकात्मक है। संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था है वो बहुत आगे है। तो संविधान में किसके पास पावर है, संघ के पास। और ये संविधान की एकात्मक व्यवस्था को दिखाता है। ये बताता है कि संविधान में सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। कौन बताता है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची भी बताती है, साथ में संघ सूची में जो विषय हैं, 100 विषय हैं, वो भी बताते हैं कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। बात समझ में आई। तो समवर्ती सूची एक बार फिर से कि इसमें कानून दोनों बना सकते हैं, राज्य भी कानून बना सकता है, सेंट्रल भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर दोनों कानून एक दूसरे के अपोज में हो जाएं, अपोजिशन में हो जाएं, तो कानून जो है वो किसका माना जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। पहले इसमें 47 सब्जेक्ट थे, अब इसमें कितने हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओके। इसमें सबसे पहले क्या, फॉरेस्ट और एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट आते हैं जिन पर दोनों इक्वली रूप से कानून बनाते हैं, ओके। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे 8वीं अनुसूची पे। किस पे बढ़ेंगे, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची से पहले हमें एक क्विक रिवीजन कर लेना चाहिए। क्विक रिवीजन क्या करना चाहिए भाई, तो क्विक रिवीजन ये करेंगे कि 7वीं अनुसूची में है क्या क्या। तो देखो 7वीं अनुसूची में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। 7वीं में क्या है, 7th शेड्यूल, इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ओके। इसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें कौन कौन सी लिस्ट हैं, तो पहली है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी कौन सी है, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तीसरी है कॉन्करेंट। सेंट्रल में कितने सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट्स, 100 विषय हैं, 100 टॉपिक्स हैं। जबकि स्टेट में कितने हैं, 61। कितने हैं, 61। और कॉन्करेंट में कितने हैं, अभी करंटली 52 हैं। कितने हैं, 52। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम आपसे पूछे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आता है, तो आप बता सकते हो बैंक, और क्या बता सकते हो, डिफेंस। क्या बता सकते हो, डिफेंस। और क्या बता सकते हो, पोस्ट ऑफिस।
क्या आता है, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एंड ये जो भी पोस्टल वाली चीज़ें हैं वो सब किस में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या आती है, पुलिस, क्या आती है स्टेट गवर्नमेंट में, पुलिस। हेल्थ सिस्टम किस में आता है, स्टेट गवर्नमेंट में आता है। कॉन्करेंट में क्या आता है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का पूरा किस में आता है, कॉन्करेंट में आता है। इसमें सेंट्रल और स्टेट इक्वली रूप से बराबर कानून बना सकते हैं। साथ में दूसरा एजुकेशन, तो एजुकेशन या एजुकेशन किस में आती है, तो ये आप कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आएगी 8वीं अनुसूची। जब हम लोग 8वीं अनुसूची की बात करें तो हमें भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है भाई, भाषाओं के बारे में, यानी कि हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज के बारे में जानकारी मिलती है। अब लैंग्वेज क्या है भाई, तो हम लोगों ने छोटे पे बचपन में क्या पढ़ा है कि भारत की भाषा, राजभाषा हिंदी है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। भारत की कोई राजभाषा नहीं है, भारत की बहुत सारी राजभाषाएं हैं जिनमें से हिंदी एक है। ओके, तो भारत की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की कोई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कोई भाषा नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारी लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेज जो हैं वो 22 हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी हैं, 22 हैं, 22। लेकिन नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। नेशनल लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज को दर्जा नहीं दिया गया है। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 22 भाषाएं हैं, और साथ में इंग्लिश जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये हमारी 8 स्केड्यूल में नहीं है। ओके, 8वीं जो अंग्रेजी है, जो 8 के अलावा 22 भाषाओं के अलावा, तो ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में तो आती है, ये इसमें ऑफिशियल काम तो होता है, लेकिन ये 8वीं स्केड्यूल में नहीं है। ओके, और नेशनल लैंग्वेज हमारी कुछ नहीं है। तो हम लोग बढ़ेंगे डायरेक्ट 8वीं अनुसूची की तरफ। 8वीं अनुसूची भाई क्या है, आगे देखो 8वीं अनुसूची क्या है। इसमें 3 चीज़ें बोली गई हैं। पहली चीज़ क्या है, संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी। लेकिन हम लोग हिंदी के अलावा इंग्लिश में काम करते हैं। किस में काम करते हैं, तो ऑफिशियल काम किस में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे। इसके बाद आता है प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाओं का मतलब होता है स्टेट लैंग्वेजेस, स्टेट में जो लैंग्वेज बोली जाती है। इसके बाद आता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज, तो ये इंग्लिश होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है। ओके, हिंदी में भी इसमें काम हो सकता है, रीजनल लैंग्वेज में भी काम हो सकता है, बट मेनली काम इंग्लिश में होता है। इसके अलावा इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अभी जो हमारी 8वीं स्केड्यूल है, अभी क्या है, हमारी जो 8वीं स्केड्यूल है, इसमें कुल मिला के 22 भाषाएँ हैं। कुल मिला के कितनी हैं, 22 भाषाएँ। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें केवल 14 लैंग्वेजेस थी। कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस। बाद में अलग अलग लैंग्वेजेस को अलग अलग टाइम पे जोड़ा गया। ओके, बाद में अलग अलग लैंग्वेजेस को अलग अलग टाइम पे ऐड किया गया। ओके, इनमें देखो सबसे पहली क्या आती है, इसमें देखो दिया गया है क्या क्या। तो पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, 14 लैंग्वेज। ओरिजिनली कितनी थी, 14। 1967 में सिंधी को ऐड किया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को किया, 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को ऐड किया। तो देखो सबसे पहले क्या आया, 14 हमारी पुरानी है। सिंधी को हमने कब ऐड किया, 1967 में। कब ऐड किया, 1967 में। और इसको कब ऐड किया, 2002 में। कब ऐड किया, 2002 में। किसको, बोडो, मैथिली, डोगरी एंड संथाली को कब ऐड किया, तो हम लोगों ने कब ऐड किया, देखो इसमें लिखा भी है 2003 में। कब ऐड किया, 2003 में। इसको हमने कब ऐड किया, 2003 में। और इनको हमने कब ऐड किया, 1993 में। ठीक है, इनको 1993 में ऐड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कब ऐड कर दिया, 1993 में ऐड कर दिया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो हमने सिंधी को कब ऐड किया, 1967 में ऐड किया। ओके, 1967 में हमने सिंधी को, 1992 में हमने तमिल, तेलुगु एंड उर्दू को। ठीक है, अरे नहीं, ये गलत तरीके से दिया है, सॉरी, ये गलत तरीके से दिया है, ये गलत तरीके से दिया है। इसने AI ने जो है इसको चेंज कर दिया है, AI ने इसको चेंज कर दिया है थोड़ा सा। देखो भाई,
सबसे पहले जो जो बेसिक लैंग्वेज थी उनको देखते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में कौन सी थी? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये बाद में जोड़ी गई। तो इनको कट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग सिंधी को कट करते हैं। सिंधी को कब जोड़ा गया? 1967 में। ओके, इसके बाद क्या आता है? नेपाली, ठीक है। कौन कौन आता है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी कहाँ है भाई? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये भाषाएं जो कब जोड़ी गई? तो ये 3 भाषाओं को इन्होंने 1992 में जोड़ा गया। बाद में बोडो, मैथिली, डोगरी एंड संथाली को कब जोड़ा गया? तो इन्होंने जोड़ा 2003 में। ओके, इससे जो इनके अलावा जो भाषाएं हैं वो सारी की सारी भाषाएं पुरानी भाषाएं हैं। ओके, वो सारी की सारी कैसी हैं? ये सब पुरानी भाषाएं हैं। ओके, तो भाई क्या है? सबसे पहले जो है, अब हम लोग संघ की भाषाओं के बारे में बात करें। देखो ये है इंडिया, इसमें कौन कौन सी भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती है, एक रफ आइडिया हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। देखो जब हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लद्दाख है। लद्दाख की भाषा कौन सी बोली जाती है? देखो लद्दाख जो है वो अब पहले किसका हिस्सा था? जम्मू एंड कश्मीर का। तो वहाँ उर्दू बोली जाती है। क्या बोली जाती है? उर्दू। और क्या बोली जाती है? डोगरी। उर्दू, डोगरी। उर्दू और डोगरी आपको कहाँ मिलेगी? लद्दाख में मिलेगी। नीचे आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कोई अलग भाषा तो होगी नहीं, तो वहाँ भी यही भाषाएं बोली जाती हैं, मिक्स में बोली जाती है। हिंदी भी बोली जाती है हिमाचल प्रदेश में, तो हिंदी बोली जाती है। ओके, नीचे आओगे जम्मू कश्मीर, तो यहाँ उर्दू एंड डोगरी, उर्दू एंड डोगरी बोली जाती है। ओके, असम में जाओगे, असमिया यानी असमीज़ बोली जाती है। बंगाल में जो है बांग्ला बोली जाएगी। गुजरात में गुजराती बोली जाएगी। हिंदी पूरे यूनियन में हर जगह लगभग चलती है, कहीं कहीं नहीं लोग जानते, बट समझते सब हैं, बोल नहीं पाते। ओके, कन्नड़ा जो है वो कर्नाटका वाले रीजन में चलती है। कश्मीरी कश्मीर वाले रीजन में चलती है। कोंकणी, कोंकणी क्या? कोंकण कोस्ट पे चलती है। कोंकणी कहाँ चलती है? कोंकण कोस्ट पे यूज़ की जाती है। मलयालम जो है वो केरल के इलाके में। मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में, इस पर बवाल भी बहुत होता रहता है मराठी लैंग्वेज के ऊपर कि भाई वो महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं कि आपको अगर महाराष्ट्र में रहना है तो यू विल हैव टू स्पीक मराठी। ओके, तो आपको मराठी आनी चाहिए, तो वो उनका अलग सिस्टम है। नेपाली जो है इसको बाद में ऐड करना पड़ा, क्योंकि हमारा जो नेपाल से रिश्ता है वो रोटी एंड बेटी का रिश्ता है। नेपाल से हमारा रोटी एंड बेटी का रिश्ता है। इसका मतलब नेपाल जो है वो कोई अलग पड़ोसी देश ना होकर के हमारा एक भाई है, तो हमने उसकी लैंग्वेज को अपनाया है, ठीक है। इसके बाद उड़िया जो है वो उड़ीसा में बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। संस्कृत जो है वो उत्तराखंड में कहीं कहीं बोली जाती है। हालांकि संस्कृत जो है देववाणी और ये एक विलुप्त लैंग्वेजेस में से हो चुकी है, इसको बहुत कम लोग बोलते हैं, विलुप्त प्राय है। ओके, ये ख़त्म होने वाली है ऐसी लैंग्वेज। क्या? क्योंकि ये केवल टेक्स्ट बुक में रह जाएगी। ओके, इसके बाद सिंधी लैंग्वेज को भी हमने 1967 में जोड़ा। क्यों? क्योंकि जो इंडिया में बहुत सारे लोग सिंधी यानी पाकिस्तान के सिंध रीजन से इंडिया में आए थे। ओके, तो उनकी भाषा को हमने आइडेंटिफाई किया और सिंधी लैंग्वेज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तमिलनाडु में तेलुगु कहाँ? तेलंगाना में बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। उर्दू जो है वो कश्मीर के इलाके में बोली जाती है। बोडो कहाँ? नॉर्थ ईस्ट की भाषा है। ओके, मैथिली बिहार में बोली जाती है। डोगरी बता ही चुके। संथाली जो है वो संथाल रीजन में बोली जाती है। संथाल रीजन झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में ये बोली जाती है। इस तरीके से जो है हमने आज तक 8 स्केड्यूल्स को एंड कर लिया है। ओके, 8 अनुसूचियों को हमने पढ़ लिया है। 8 अनुसूचियों में जो टॉप इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट अनुसूचियों के बारे में बताऊं, मतलब जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ओके, तो वो आपको रिवाइज़ क्या क्या करना है 8 में। वैसे तो सारा ही कुछ रिवाइज़ करना है, लेकिन कुछ अनुसूचियाँ ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इम्पॉर्टेंट स्केड्यूल में सबसे पहली आती है जो, वो है 3rd स्केड्यूल। क्या आती है? 3rd। इसके बाद आती है 4th। इसके बाद 5th एंड 6th दोनों आती हैं, और फिर 7 एंड 8 आती हैं। हालांकि ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो सारे ही हो गए हैं ना, लेकिन इनमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 4th जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 6th जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड 7 और 8 ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है।
ओके। एंड PYQ में आप जब आप इस क्लास को, इस सेशन को पढ़ने के बाद जाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, PYQ जो है वो हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं। यू विल रियलाइज सून। ओके, अगर आपसे PYQ सॉल्व हो रहे हैं, इट मीन्स कि हाँ, इस क्लास का कोई मतलब है। ओके, इसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है, इसको हमने बहुत ईजिली एंड डिटेल में पढ़ा है। ओके, तो ऐसा कुछ बड़ा ईजिली तरीके से हमने इसको पढ़ लिया और समझ में आ गया। कल जो है वो हम लोग 9th से 12th स्केड्यूल की बात करेंगे और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, क्या हुआ, ये इस सब की बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।